जय श्री राम सभी दर्शकों को। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिपब्लिक डे के बारे में, यानी कि जो हम हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं। हम देखेंगे क्यों ये रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं, क्या ऐसा हुआ था कि हम ने 26 जनवरी ही सिलेक्ट करा एज अ रिपब्लिक डे, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें रिपब्लिक डे के बारे में जानेंगे। तो रिपब्लिक डे को जानने से पहले थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और हम जानते हैं इंडिपेंडेंस डे के बारे में थोड़ी सी चीज़ें, और मैं आपका जो रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे को लेके डाउट है वो भी क्लियर कर दूंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जो कि बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को पता होता है पर बहुत सारे लोग फिर भी कंफ्यूज हैं, तो उनके लिए ये एक छोटा सा पार्ट में ऐड करता हूँ। होता क्या है, 1947 15 अगस्त को हमारा देश को आज़ादी मिलती है। हमारा देश आज़ाद होता है अंग्रेजों से 1947 15 अगस्त को, और इसी दिन को हम इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। अब जब हमारा देश आज़ाद हो गया है तो उसे चलाने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स चाहिए होते हैं, हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ कायदे कानून चाहिए होते हैं। वो सब चीज़ें हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जिसके अंदर सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को जिस दिन लागू करा गया उस दिन को हम रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए अब हम 26 जनवरी के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं कि कैसे ये चीज़ें 26 जनवरी तक आई। अब ये 26 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट होता है उसकी हिस्ट्री जानने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और हमारा देश आज़ाद होने वाला था और सबको लगने लगा था कि अब आज़ादी मिलने ही वाली है। तो उस टाइम पे कुछ लोग बोलते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद देश को कैसे चलाया जाएगा, क्या रूल्स होंगे। तो उसमें दो पार्टीज निकल के आती हैं। एक पार्टी जो बोलती है कि जो पिछले रूल्स चले आते हैं उन्हें ही हम फॉलो कर लेते हैं आगे, और एक पार्टी जो बोलती है कि नहीं, हम कुछ नए सेट ऑफ रूल्स ऐड करते हैं या फिर कुछ नए सेट ऑफ रूल्स चेंज करते हैं जो इंडियंस के लिए उस टाइम पे अच्छे नहीं थे, उन सबको चेंज करा जाता है और कुछ अलग से भी रूल ऐड ऑन करे जाते हैं, और बहुत सारे रूल्स आते हैं इस देश को चलाने के लिए। अब होता क्या है, 1947 से पहले 1946 में जब बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि अब हमें आज़ादी मिलने वाली है, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत लोगों को यहाँ पे ये डाउट होता है कि नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, बट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही उसके असेंबली के चेयरमैन बनते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या कंट्री थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की क्या कंट्री थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। अब आगे चलते हैं। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाती है तो इसमें अलग अलग जगह से कुछ मेंबर सिलेक्ट होकर आते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जिसमें से 292 मेंबर सिलेक्ट होकर आते हैं असेंबली से, जो लीगली असेंबली रहती है उस टाइम से, उनसे 292 मेंबर सिलेक्ट होकर आते हैं। 93 मेंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं प्रिंसली स्टेट्स को, जो उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट रहती हैं, जिनको प्रिंस रूल कर रहे रहते हैं उस टाइम पे, उनके कुछ रिप्रेजेंटर आते हैं 93, और वो रिप्रेजेंट करते हैं एज अ प्रिंसली स्टेट को। और 4 मेंबर बनते हैं चीफ कमीशन प्रोविजन से, 4 मेंबर चीफ कमीशन प्रोविजन से इसके अंदर आते हैं। अब होता क्या है, 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाती है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और अब इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अलग अलग जगहों से उनके रिप्रेजेंटर आते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को चलाने के लिए, या फिर इन रूल्स को थोड़ा अपनी मॉडिफिकेशन या अपने हिसाब से कुछ रूल्स ऐड ऑन कराने के लिए, या फिर कुछ सजेशंस देने के लिए। और यही आगे चल के जो मेंबर्स होते हैं यही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाते हैं। कैसे कैसे मेंबर्स आते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, 292 मेंबर्स सिलेक्ट होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्शन से, जो आते हैं वहां पे रिप्रेजेंट करने लेगेंसी असेंबलीज को, और 93 प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटर होते हैं, और 4 चीफ कमीशन प्रोविजन के मेंबर्स होते हैं। सो टोटल 389 मेंबर्स आते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को चलाने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो पार्ट बनते हैं। इसके बाद क्या होता है, अब 1947 में इंडिया को आज़ादी मिलती है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ये थोड़ा मतलब टूट जाती है, थोड़ा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक जो पाकिस्तान की तरफ चली जाती है और एक जो इंडिया की तरफ रहती है। होता क्या है, जब ये असेंबली बनी थी, जैसे मैंने आपको बताया 1946 में, उस टाइम पे इंडिया का डिवीजन नहीं हुआ था, उस टाइम पे इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था। इंडिया कंप्लीटली एक पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया, ये तीनों एक कंट्री थे इंडिया। बट इसके बाद क्या होता है, जब ये डिवाइड हो जाते हैं तो कुछ मेंबर्स उधर चले जाते हैं, क्योंकि वो उधर से ही उनके ही जो असेंबलीज थी, उनके जो प्रिंसली स्टेट थे, वहां से वो रिप्रेजेंट करने आए थे। तो इस तरीके से डिवीजन होता है, और अब इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 299 मेंबर्स बच जाते हैं। अब इन 299 मेंबर्स को की फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर को, और
फर्स्ट मीटिंग के ऑलमोस्ट 3 साल बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार होता है। अगर हम स्पेसिफिक नंबर्स में बात करें तो 2 साल 11 महीने 17 दिन लगते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए। अब इन 299 मेंबर्स के साथ 13 कमेटीज बनाई जाती हैं अलग अलग। जो मेन कमेटी होती है वो होती है ड्राफ्ट कमेटी, और जिसका जिसके जो प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, जिसके जो हेड बोल सकते हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इस कमेटी का क्या काम था? इस कमेटी का ये काम था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसका ड्राफ्ट ये रेडी करके देंगे और उसके बाद वो फिर ड्राफ्ट आगे पास होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगते हैं। तो होता क्या है, यहां पे ड्राफ्ट रेडी हो जाता है 26 नवंबर को, और 26 नवंबर को 1949 में ड्राफ्ट रेडी हो जाता है। और वो ड्राफ्ट आ जाता है कि अच्छा ये पूरा सेट ऑफ रूल बन गया है, अब ये पूरे सेट ऑफ रूल को फॉलो किया जाए। अब इन 299 मेंबर्स के साथ होता क्या है कि इनको अलग अलग 13 कमेटीज में डिवाइड कर दिया जाता है, जिनमें से मेन एक कमेटी होती है ड्राफ्ट कमेटी, जिसका काम होता है जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ड्राफ्ट रेडी करके देना। इसको ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वो इसका ही नेतृत्व कर रहे होते हैं या फिर इसी के हेड होते हैं वो। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगते हैं इस पूरे ड्राफ्ट को रेडी होने में। तो ये पूरा ड्राफ्ट रेडी हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, और इस दिन हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट कर लेते हैं, ना कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लागू कर देते, लागू नहीं करते हैं, अडॉप्ट करते हैं बस कि अच्छा ठीक है अभी देख लेते हैं, कुछ अगर चेंजेस करने होंगे थोड़े बहुत तो वो चेंजेस कर देंगे आगे। इसके बाद क्या होता है, 24 जनवरी, ऑलमोस्ट 2 महीने बाद 24 जनवरी को 285 मेंबर्स दोनों सीट्स पे साइन करते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी जो सीट्स पूरा इस ड्राफ्ट की बनती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हो जाता है। और 26 जनवरी से हम ये कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाना यानी कि रिपब्लिक डे मनाना सेलिब्रेट कर देते हैं। और इंडिया को यहाँ पे रिपब्लिकली यानी कि इंडिया को अब पूरी तरह से इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, इंडिया के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इस दिन के बाद। तो ये सब चीजें होती हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं 26 जनवरी ही क्यों, हमने क्यों ही 26 जनवरी ही सिलेक्ट करा। जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को बन के रेडी हो गया था तो हम 26 दिसंबर को भी कर सकते थे, एक मंथ के बाद, या फिर उस दिन से भी हम स्टार्ट कर सकते थे, कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर सकते थे। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए हम चलते हैं 1929 में, जहां पे कांग्रेस का एक सेशन होता है लाहौर में, और जिसमें कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करती है और बोलती है कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, बहुत धूमधाम से मनाएंगे। सो ये चीज पहले से ही चली आ रही थी देश में। 1930 के बाद अलग अलग जगह पे इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था, बट हमको आजादी 26 जनवरी को तो मिली नहीं थी, हमें मिली थी वो 15 अगस्त को। तो उसी को आगे रखने के लिए कि हमने अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट करा 26 जनवरी से। ये पूरी हिस्ट्री थी 26 जनवरी की। ऐसे हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना हमने स्टार्ट किया, और अभी तक भी हम उसको बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आ गई होगी रिपब्लिक डे की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री राम।